हमारे सोर्सेस का कहना है कि पैसों की बहुत बड़ी तादाद, मैं और आप वो सोच भी नहीं सकते कि कितने पैसे वहाँ से बरामद हुए थे। नाजिया ने बड़ी गाड़ियां इसलिए रखी थी ताकि नाकों पे ना रुके और लोग मौजे समझ के जाने दें। रेड होती है एनएफ की, तो इसके पास से को 5 किलो आइस बरामद होती है। उसके अलावा वीट बरामद होती है, कोकीन बरामद होती है, शराब की बोतलें बरामद होती हैं। रेड हुआ था तो कोई 9 लड़कियां रशियन थी, वो पकड़ी भी गई थी। ये 15-16 साल बाद एएनएफ ने इसे गिरफ्तार किया है और ये अब स्मगलर बन गई है बहुत बड़ी। वो बदमाश खातून थी, काम उसका ब्रोथल हाउस का था, लेकिन बदमाश थी। आतिफ चौधरी को ये जो गुग्गी भट्ट थी, इसने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ। अब उसके साथ किसी ने पंगा लेना मीन्स के वो उसके जेहन में होना कि मेरा पंगा आतिफ चौधरी के साथ हो। लाहौर शहर पर राज करने वाली खवातीन आंटी नाजिया भट्ट, आंटी गोगी भट्ट, आंटी नगीना खानम और आंटी कैंडी कौन थी। इन्होंने लाहौर को मनशियात के गड्ढे में धकेल दिया। इसके साथ साथ ये ब्रोथल हाउस चलाती थी और बड़े लोगों से ताल्लुकात भी बनाती थी। हाल ही में आंटी नाजिया भट्ट को एएनएफ ने गिरफ्तार किया है। इसी पर बात करेंगे, इनके कारनामों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट आमिर मिर्जा साहब। अच्छा मिर्जा साहब, ये तो सुनने में आता रहता है कि डांस पार्टीज हो रही हैं, उसमें मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन मनशियात के पीछे कौन होता है, सप्लायर कौन होता है? और अब तो एक आंटी का नाम आ रहा है, आंटी नाजिया का। ये क्या स्टोरी है, क्या कहानी है? तारक साहब देखें, यहाँ पर लाहौर में ना अब से नहीं कई दहाइयों से ब्रोथल हाउसेस जो है ना वो चलते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और बड़ी बड़ी मशहूर ख़वातीन हुई हैं, वो ये ब्रोथल हाउसेस चलाती रही हैं माजी में। उसमें मैं अगर आपको बताऊं, एक आंटी कैंडी बड़ी मशहूर और मारूफ करैक्टर थी। ठीक है। एक नगीना खानम हुआ करती थी इकबाल टाउन में। फिर एक गोगी भट्ट करैक्टर हुआ करता था। आंटी गोगी भट्ट। आंटी गोगी भट्ट। अच्छा, मैं वो गोगी भट्ट नहीं गोगी भट्ट ग्वाल मंडी वाला नहीं। वो गोगी भट्ट का जब भी जिक्र आता है जहन फौरी तौर पे वो ग्वाल मंडी गोगी भट्ट की तरफ ही जाता है। आंटी गोगी। लेकिन ये भी उसी दौर की, जिस दौर में गोगी भट्ट ग्वाल मंडी वाले मशहूर हुए थे ना, उनका नाम निकला था, तो ये भी उसी दौर की है गोगी भट्ट जो है। ओके। इसका ताल्लुक सब्जाजार से था, लाहौर सब्जाजार से। ठीक है। वहां से ताल्लुक था। और एक जो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ एक टॉपिक, आंटी नाजिया भट्ट जो है, आंटी नाजिया, ये भी आज से को 15 साल 20 साल पहले ब्रोथल हाउसेस चलाया करती थी। और ये जो खातून है नाजिया भट्ट जो है, ये 15 साल 16 साल पहले ये इसके पास ना एक खेप होती थी रशियन लड़कियों की। रशियन लड़कियां लाहौर में एलीट क्लास को सप्लाई जी, करती एलीट थी। क्लास को सप्लाई। उस दौर में ना लोगों को बड़ा क्रेज हुआ करता था अपना फॉरेनर लड़कियों का। ठीक है। तो रशियन के हवाले से बड़ी गूंज हुआ करती थी कि भाई किसी पार्टी में वहाँ रशियन लड़की, हम सुना करते थे ना बतौर क्राइम रिपोर्टर के, वहाँ पार्टी हुई है, डांस पार्टी है, जो भी है, वहाँ रशियन लड़कियाँ थी, वहाँ कोई चाइनीज़ थी, जापानीज़ थी, इस किस्म की बातें जो पता लगती थी, लोगों में बड़ा क्रेज होता था। तो उस क्रेज को देखते हुए इसने आंटी नाजिया ने ना रशियन लड़कियां जो थी उनको अरेंज किया। अरेंज करके को काफ़ी तादाद में इसके पास होती थी। बल्कि ये जब गिरफ्तार हुई थी, रेड हुआ था, तो कोई 9 लड़कियां रशियन थी, वो पकड़ी भी गई थी इसके अड्डे से। अच्छा। और ये भाग गई थी, ये वहाँ से मफरूर हो गई थी। तो ये उनके पीछे भी नहीं गई, उनकी जमानतें भी नहीं करवाई, पैरवी भी नहीं की, किसी को भेजा भी नहीं। ब्रोथल हाउस का जो सरगना होता है, लड़की या लड़का, वो उनकी पैरवी भी करता है उनके मुकदमे की। बिल्कुल। अब देखें ना, एक उसका बिजनेस है। अब वो उसका बिजनेस रन किस वजह से होता है? उन लड़कियों की वजह से जो उसके ब्रोथल हाउसेस में मौजूद होती हैं। अब वो जब पकड़ी जाएंगी तो उनको छुड़वाना उसी की जिम्मेदारी है। उसने आगे दोबारा भी तो अपना कारोबार करना है। उस रेट के बाद उसने वो कारोबार छोड़ नहीं देना। अब उसकी कह लें कि नस नस में वो काम, वो कमाई बस चुकी होती है। उसको उसका वो पंजाबी में कहते हैं ना, चस बड़ी आ रही है, तो उस कमाई की चस बड़ी होती है उनको, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते। अभी ये जो आंटी नाजिया भट्ट, ये 15-16 साल बाद एएनएफ ने इसे गिरफ्तार किया है और ये अब स्मगलर बन गई है बहुत बड़ी। मैं आपके उसी सवाल की तरफ आ रहा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना आंटीज के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था। अब ये जो आंटीज हैं ना, जिनको उर्फुल आम में नायकाएं कहते हैं, ये नायकाएं हैं बेसिकली। अब ये ब्रोथल हाउसेस के साथ साथ ना जिस तरह से वक्त गुजरता गया ना, तो हर चीज़ में जिद्दत आती गई है। अब ये जो अपना लड़कियां जो सप्लाई का काम करती थी, उसके साथ डांस पार्टी जो थी ना, उन डांस पार्टीज में लड़कियों को भिजवाना शुरू किया उन्होंने। ठीक है। अब उस डांस पार्टीज में जाके जब इन्होंने देखा कि वहां पर असल कमाई है किस चीज़ की,
वहाँ पर वो देखते थे, वहाँ पर मंशियात इस्तेमाल होती थी। अब तो बहुत जदीद किस्म की मंशियात आ गई हैं ना, उसमें ड्रग्स में आप आइस ले लें, कोकीन ले लें, वीड ले लें आप। शराब तो है ही अपना, वो चॉकलेट्स तो आ गई अपना हैं। चॉकलेट्स हैं, मतलब के इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं और बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ें हैं। हम्म, और डांस पार्टीज़ में ये है कि वो आप अपनी मर्ज़ी के दामों फ़रोख्त करते हैं उनको, क्योंकि आम तो वो मिलती नहीं। अब मिलती जो नहीं। डांस पार्टीज़ के शौकीन हैं, एक दौर में बहुत ये हुआ था कि डांसिंग पिल्स जो थी वो बहुत चला करती थी। हम्म, अब उनका मकसद क्या था कि वो गोलियाँ जो खाते थे ना लड़के लड़कियाँ जो भी थे, वो बिल्कुल बदमस्त हाथी की तरह ना वो पार्टीज़ में डांस करना, उन्हें समझ नहीं लगती थी कि वो कर क्या रहे हैं। हम्म, उनके हुलिया जात किस किस्म के हो गए हैं, कौन किसके साथ डांस कर रहा है, किसके साथ कौन कमरे में चला गया, किसके साथ कौन किसी कॉर्नर में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल पता नहीं लगता था। ये इस किस्म की टैबलेट्स हुआ करती थी। अब इन पार्टीज़ में जो मंशियात का मैंने बताया ना, इन्होंने आंटीज़ ने जब देखा कि असल कमाई जो है वो इस मंशियात में है, हम्म, तब जाके वो इस मंशियात की तरफ आ गई। उन्होंने फिर अपने कॉन्टैक्ट जो थे वो उस लेवल पे या उन लोगों से करने शुरू कर दिए जो मंशियात का काम करते थे, जो उन्हें ये चीज़ें सप्लाई करते थे। और फिर ये ख़वातीन जो हैं अपनी पार्टीज़ में कह लें या दूसरी पार्टीज़ में या इर्द-गिर्द के लोग जो उनके राब्ते में हैं, जो इनको इस्तेमाल किया करते हैं, हम्म। उनको फिर ये वो फ़रोख्त करती हैं और महँगे दामों फ़रोख्त करती हैं। यानी इसका मतलब है कि जो ब्रोथल हाउस चलाने वाली ये आंटियां थी, ये पहले पार्टीज में गर्ल्स सप्लाई करती थी या अयाशी के लिए लड़कियां फराहम करती थी, और जब उन्होंने देखा कि मनशियात में ज्यादा पैसा है, वो ब्लैक में बिक रही है, तो इन्होंने मनशियात का धंधा शुरू कर दिया साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये आंटी नाज़िया भट्ट जो है ना, हम्म। ये आपको मैंने बताया कि आज से 15-20 साल पहले ये लड़कियाँ सप्लाई किया और करती रशियन थी। लड़कियों के हवाले से रशियन लड़कियों के मशहूर हवाले थी। से मशहूर थी। गिरफ्तार भी हुई, लड़कियाँ भी पकड़ी गईं। जब इसकी लड़कियाँ पकड़ी गईं ना, मैंने आपको बताया कि ये भाग गई थी, हाँ। तो ये गिरफ्तार नहीं हुई। इसने उन लड़कियों की पैरवी नहीं की। उस दौर में एक और बड़ा मशहूर करैक्टर होता था नायका के हवाले से, हिना खान। ओके। ठीक है, अब उसकी डेथ हो गई है, उसके मुतल्लिक़ तो मेरा ख़्याल कुछ ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसने, हिना खान ने उन लड़कियों की बेल करवाई थी और वो अच्छा। बेल करवा के वो उसने उन लड़कियों को अपने पास पास रख रख लिया लिया था। था क्योंकि वो ठीक है? प्रोटेक्शन दे रही है। अब वो उन लड़कियों की कमाई उसने खानी शुरू कर हिना दी थी खान ने। उस दौर में। हम्म। ठीक है? तो ये फिर काफ़ी देर मफ़रूर रही, फिर इसने अपने मामला ठीक किए, बेल-शेल करवाई, पुलिस के साथ मामला ठीक किए, जो भी। उसके बाद फिर ये दोबारा इसने वो काम शुरू कर दिया। डीएचए में शिफ्ट हो चुकी हुई थी। हम्म। अब डीएचए का जो माहौल है, वहाँ पर एलीट क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पे डांस पार्टीज़ या ये अपना मंशियात ड्रग्स कह लें आप, ये मैटर नहीं करती हम्म। चीज़ें। वो इसको फ़ैशन समझते हैं, हम्म। फ़ैशन के तौर पे लेते हैं वो। और उनका जो अपना वीकेंड है, वो फ्राइडे से स्टार्ट हो जाता है। ये पार्टीज़ 2-3 दिन उनकी चलती हैं चलती हैं। और इन पार्टीज़ में वो तमाम तर लवाज़मात जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं, वो वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। माज़ी में मैंने आपको आंटी कैंडी का जो ज़िक्र हाँ। किया है उसमें, आंटी कैंडी भी जो है वो साल हा साल से, कोई मेरा ख़्याल 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया, तब से तो मैंने उसको देखा हुआ है आंटी कैंडी को। और उस दौर में उसकी जो कस्टमर कह लें या उसकी सप्लाई जो थी, वो इन पोश इलाकों में ही हुआ करती थी, जहाँ पर एलीट क्लास के लोग थे, बिगड़े रईसज़ादे कह लें, उमरा की औलादें कह लें, जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। हम्म। उस दौर में भी आंटी कैंडी बड़े अच्छे-अच्छे पैसे कमाया करती थी। उस दौर के आप ये कह लें कि आज से 2-3 दहाइयाँ पीछे चले जाएँ ना, तो वो पार्टी जो थी ना, वो समझ लें कि वो मुजरे हुआ करते थे उस दौर में। हम्म। वहाँ पर ये लड़कियों की सप्लाई भी जाया करती थी। अब वो मुजरे जो है वो कन्वर्ट पार्टीज़ में हो गए, उनका नाम डांस पार्टीज़ रख दिया गया। हाँ। इसके पास भी एक बहुत अच्छी खेप हुआ करती थी आंटी आंटी कैंडी कैंडी के के पास। पास, ठीक है? बल्कि एक दफ़ा तो मुझे याद है, मिड 90s की बात है, शुमाली छावनी पुलिस स्टेशन है लाहौर का। हम्म। वहाँ पर हमारे एक अपना बुज़ुर्ग सहाफ़ी, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, अब्बास अत्तर साहब, इवनिंगर अखबार होता था सहाफ़त, हम्म। वहाँ के वो एडिटर होते थे, हम क्राइम रिपोर्टर थे वहाँ पे। तो सुबह कोई 6:30 7 पौने 7 बजे की बात, तो अब्बास अत्तर साहब को एक कॉल आती है। तो वो कॉल सुनने के बाद ना मुझे कहते हैं कि यार उस शुमाली छावनी ते चला जा ज़रा फोटोग्राफर लैके। मैंने कहा जी एड्डी सवेरे-सवेरे की हो गया उत्थे? ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੋ ਡਿਟੇਲ ਲਿਆ ਕੇ
ते खबर खुबर दे दे कोई चल और अफसर आगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, उस दौर में ना ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर किया करती थी। एसएचओस की कारदगी इनसे क्योंकि बना एक ही करती थी। मीडियम था अखबार, वही प्रिंट आईजी मीडिया ने भी वक्त पढ़ना है। प्रिंट और मीडिया का दौर हाँ, था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, और अखबार भी बहुत मुख्तसर होते थे, कोई 5-7 अखबार 8 अखबार होते थे। कोई 2-3 इंग्लिश अखबार न्यूज़पेपर होते थे। तो जितने ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट या एसपी हजरात उस दौर के जो थे वो सब यही पढ़ा करते थे। तो बिल्कुल। इसके अलावा और कोई जराए भी नहीं हुआ करते थे। तो वो अब उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनकी कोशिश होती थी कि हमारी ये कारकर्दगी अखबारात में जो है वो आए और हम अफसरान के सामने जो है वो अच्छे बन के साबित हों उनके सामने। तो मैंने कहा जी अच्छा, मैं फ़ोटोग्राफ़र लेके वहाँ चला गया। वो एसएचओ को मिला वहाँ पे, गालिबन को मलक अशरफ नाम का एसएचओ था वहाँ पे। तो उसको मिला तो उसने एक थानेदार को बुलाया, उनका मिर्ज़ा साहब आए ने, इन्हां नूं लै जाओ उत्थे इन्हां दी तस्वीरां लवा। अच्छा, मैं वहाँ कमरे में गया तो वहाँ पे कुछ 4 या 5 लड़कियाँ और एक खातून। खातून जो थी वो थोड़ी ज़रा ज़्यादा उम्र की थी लड़कियों से। तो मैं जाके तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बना के उनके नाम-शाम पूछे, डिटेल ली। मैं निकलने लगा तो मुझे उसने आंटी कैंडी ने आवाज़ दे ली। अच्छा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये आंटी आंटी कैंडी कैंडी है। है। नाम उसने सुना हुआ था वैसे आंटी कैंडी का? नाम सुना हुआ था, नाम उसका चला हुआ था नामी ग्रामी बड़ी-बड़ी थी। पार्टीज़ के हवाले से। तो फिर वो उन्होंने पुलिस वाले ने बताया कि जी ये आंटी कैंडी कीजिए। वो उसने जब मुझे आवाज़ दी और मुझे साइड पे ले जाके कहंदी एक काम हो सकदा, एक रिक्वेस्ट जे मैं तैनूं करां। मैं कहा जी दसो। ए खबर दे दो, सारा कुछ दे दो, कुड़ियां दी फोटो अखबार च ना छपे। मैं अच्छा। कहा जी वो क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਿੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। मैं कहा बीबी मेहरबानी कर, मैं कोशिश करना है, फोटो तो ज़रूर छपेगी लेकिन कोशिश करना है कि इन्हां दे चेहरे जेहड़े ना, ब्लर तो कर हम दी। कोशिश करते थे खवातीन की चीज़ें थी ना उन पे एक ब्लैक कलर की पट्टी हाँ, लगवा दी पट्टी ऐसे करते थे। लगती थी जैसे। वो मैं खैर आ गया तो पता लगा कि वो आंटी कैंडी और 4 लड़कियां, अच्छा उनमें एक मॉडल लड़की थी आंसा, उसके साथ जो हुँ, पकड़ी गई थी लड़कियां। तो वो मुझे इस तरह पता लगा बाद में कि नेक्स्ट डे मेरा एक दोस्त आ गया, माल रोड पे एक बड़ा मशहूर मारूफ रेस्टोरेंट है, उसके मालिक का बेटा। हुँ। वो मेरे पास आ गया ऑफिस, कहता यार कोट लखपत जेल ना मुलाकात करनी है। मैं कहा किसकी? कहता यार वो आंटी कैंडी के साथ कोई लड़कियां पकड़ी गई। मैंने कहा तेरा क्या तल्लक? कह रहा यार उसमें एक मेरी दोस्त भी है, आशा नाम है, मॉडल है वो लड़की, तो उससे मुलाकात करनी है मैंने। वो मैंने खैर उसको सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया, उस टाइम पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता हाँ, था गालिबन जावेद लतीफ़ शायद उस टाइम हुआ करता था। उसको मैंने फ़ोन किया, उसने मुलाकात करवा दी। वो बड़ा खुश छलांगे मारता फिरे कि जी मैं जाके मुलाकात भी कर आया। वो ये चीज़ें उस दौर में ना बहुत मैटर किया करती थी। तो आंटी कैंडी तब से ये काम कर रही थी। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता गया कि आंटी कैंडी को समझ आई कि मंशियात का काम भी साथ करना चाहिए। उसने भी मंशियात का काम शुरू कर दिया। हुँ। फिर एक टाइम आता कि आंटी कैंडी जो है उसको गालिबन एएनएफ उसको भी पकड़ती है और उससे मंशियात पकड़ी जाती है, और वो भी कोई मेरे ख़्याल 4 एक साल या इससे ज़्यादा अरसा जेल में गुज़ार के आती है। जब वो जेल में गुज़ार के आती है, फिर वो मेरा ख़्याल मंशियात से काम से ना वो तौबा कर लेती है आंटी ओके। कैंडी। और दूसरा ठीक है? काम करती रहती है, दूसरा काम करती ब्रोथल रहती है। हाउस वाला। वो चलता रहता है काम उसका। हुँ। फिर उसके अलावा एक करैक्टर गोगी भट्ट, आंटी गोगी भट्ट। आंटी गोगी भट्ट हुँ। मैंने आपको बताया। वो वाक़ई में अगर ज़हन बंदे का जाता है ना ग्वाल मंडी की तरफ, हाँ, वो वाक़ई वो ग्वाल मंडी वाली ही गोगी भट्ट थी। वो बदमाश खातून थी। काम उसका ब्रोथल हाउस का था, हुँ। लेकिन बदमाश थी वो। वो अपनी डब में पिस्टल लगा के रखती थी वो। आंटी हाँ गोगी जी, भट्ट। उस पर एफआईआर होती थी, तो उसने कोर्ट जाना है कि किसी पेशी पे, तो वो पिस्टल लगा के जाती थी। बल्कि एक दफ़ा सेशन कोर्ट से उसको पिस्टल समेत गिरफ्तार भी किया, उस पे एफआईआर भी दर्ज की गई। और उस दौर में आपको बताऊं कि टॉप 10 इश्तिहारी जो थे ना वो अरूज पर हुआ करते थे। हुँ। खासकर स्टूडेंट लीडर्स जो थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का दौर था, अरशद मीन चौधरी, आतिफ चौधरी, आबिद चौधरी, आरिफ चौधरी, ये मतलब कि एक दौर था वो बड़ा बदमाशी का, असद प्रिंस वाला, असद शूटर्स प्रिंस का। वाला, हुँ। शूटर्स का। वो ये जितने भी स्टूडेंट लीडर्स थे ना, इनका एक बड़ा रोब, बड़ा दबदबा, बड़ी दहशत हुआ करती थी। हुँ। और इनमें एक करैक्टर हुआ करता था आतिफ चौधरी। हाँ, आतिफ चौधरी अरशद अमीन चौधरी का जानी दुश्मन था। हाँ। इनका बड़ा क्लैश, बड़े झगड़े, बड़े एक दूसरे पर अटैक किए, बड़ी कोशिशें की। आतिफ चौधरी को ये जो गोगी भट्ट थी, इसने अपना मुंह बोला बेटा बनाया, ये आंटी गोगी भट्ट ने, गोगी भट्ट ने। आतिफ जी, चौधरी को, वो आतिफ जिसका आबिद चौधरी। बॉक्सर के साथ भी मुकाबला हाँ जी, हुआ था 3-4 शायद। मुकाबले आबिद बॉक्सर के साथ हुए हैं। एक मुकाबला हुआ था पंजाब असेंबली की बैक साइड पे, हाँ। ड्यूटी फ्री शॉप पे, वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई थी। आतिफ चौधरी का एक दोस्त था महबूब लंबा,
वो टांग में गोली लगने से जख्मी भी हुआ था, उसके हाथों से क्लैशन गिर गई थी, वहां से वो भाग गए थे। इसी तरह को तो ये 3-4 सारे जितने मिर्जा साहब ये बदमाश थे, इनके किसी ना किसी आंटी के साथ तो ताल्लुकात होंगे, ब्रोथल हाउसेस की सरपरस्ती तो करते होंगे। असल में देखें, सरपरस्ती इन्होंने क्या करनी, सरपरस्ती ये सब उस दौर के कह लें कि मुफ्त बरे हुआ करते थे। इनको प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। किसी भी आंटी या कोई भी खातून उस दौर की नामवर जो ब्रोथल हाउसेस चलाया करती थी, उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। अब जिस किसी को ये पता है कि गोगी भट्ट जो थी, आंटी गोगी भट्ट, उसका ताल्लुक आतिफ चौधरी से है, आतिफ हाँ। चौधरी को उसने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है, तो वो सरेआम खुलेआम कहती भी थी, इस चीज़ का बरमला इजहार भी करती थी। गोगी भट्ट जो थी वो सबको कहती थी मेरा मुंह बोला पुत्र है गाजे आतिफ चौधरी। अब उसके साथ किसी ने पंगा लेना मीन्स के वो उसके जेहन में होना कि मेरा पंगा आतिफ चौधरी के साथ होना है। ठीक है, इसी तरह उस दौर के जितने भी लोग थे ना, उनका किसी ना किसी से कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई कनेक्शन हुआ करता था उनका। तो गोगी भट्ट ने बड़ी देर इस काम में जो है वो सरवाइव किया। फिर उसके बाद आतिफ चौधरी को शील्ड बना के। शील्ड बना के भी फिर वो मैंने आपको बताया ना, वो खुद भी बड़ी मर्दाना सिफात की हाँ। मालिक थी, और खुद भी वो बदमाशी तबीयत की, बदमाशी जहन की खातून थी वो। तो उससे मतलब कि कोई आम बंदा जो है ना, उससे बात करते हुए कतराता था, उसको पता था ये एकदम गले भी लग जाती होती है। यानी कि हथी पैण वाला काम जड़ा वो, उससे इस तरह घबराते भी थे लोग। तो बड़ी देर उसका नाम रहा। फिर मुझे पता लगा कि आज से कोई 5-7 साल पहले गोगी भट्ट जो है वो भी मंशियात के केस में गिरफ्तार हुई है। उसने भी मंशियात का काम शुरू कर दिया था। गालबन लाहौर में सांदा थाना है, मेरा ख्याल वहाँ पर उसकी कोई एफआईआर दर्ज हुई थी इस हवाले से। वो भी इधर मंशियात के तरफ आ गई। मतलब देखा ना कि इसमें अट्रैक्शन कितनी है, कमाई कितनी है कि उस कमाई को अट्रैक्ट करते हुए जो ये ब्रोथल हाउसेज जिसके मतलब कहते हैं कि इसमें बड़ी कमाई, लोगों ने करोड़ों रुपया बना लिया, इसमें बड़े बंगले बना लिए, गाड़ियां ले ली, वो उसके साथ उन्होंने प्रेफरेंस दी है मंशियात के इसका काम। मतलब है कि ब्रोथल हाउस का, पार्टीज का और मनशियात का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो बिल्कुल ऐसे ही है। आंटी नाजिया भट्ट की अगर आप बात करें ना, तो वो डांस पार्टीज भी अरेंज किया करती थी। डीएचए जहाँ से वो गिरफ्तार हुई है, वो अपने घर में पार्टीज अरेंज ये भी करती थी। रिसेंट गिरफ्तार हुई ये है ना। भी रिसेंट कोई हफ्ता एक हुआ है मेरे ख्याल, उसको एएनएफ ने एएनएफ ने गिरफ्तार किया। किया वहाँ से। और वो अपने घर में पार्टीज अरेंज किया करती थी, और उसके मुतल्लक उसकी एक कुलीग ही समझ लें कि जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका ये कहना है कि ये घर में जो पार्टीज अरेंज करती थी, वहाँ पर सिर्फ जो अय्याश लोग हैं ना, उनको सिर्फ सिंगल मैन को वहाँ पर इजाज़त हुआ करती थी। साथ कोई कपल नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई मंशियात नहीं, इवन के खाने पीने की कोई चीज़ जो है वो अलाउ नहीं थी वहाँ पे। हर चीज उसने मुहैया हर करनी है। चीज़ उसने मुहैया करनी है, और उसने हर चीज़ का अलग-अलग रेट रखा हुआ है, अपनी मर्ज़ी का रेट रखा हुआ है। और अगर एक चीज़ आपको बाहर से 10 रुपए की मिलती है ना, तो वहाँ से आपको 15 की या 20 रुपए की मिला करती है। और पर पर्सन जो उसकी पार्टी की एंट्री थी ना, उसकी एंट्री को मेरे ख्याल 60,000 बताया गया कि पर फी कस वो 60,000 रुपया लेके तो डांस पार्टी में अपने ये सिर्फ मखसूस। एंट्री है, बाकी जो चीज उसने नहीं लेनी नहीं, है वो वो प्रॉफिट सारे मार्जिन। लवाज, अच्छा, सारे उसमें लवाजमात में। 60,000 रुपए में सारे लवाजमात हैं। अब उस लवाजमात में लड़की भी मौजूद है, आइस है, कुकीन है, वीट है, शराब है, जो आप लाइक करें या जो आपको चाहिए, डांसिंग पिल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होगी वो आपको वहाँ पर मुयस्सर होगी। आप को अगर कुछ खाने के लिए मंगवाना है, तो वो भी उसने ऑर्डर करना है, बाहर से मंगवाना है। बाहर से ऑर्डर अगर 1,000 रुपये का खाना आ रहा है, तो उसने आपसे चार्ज 2,000 रुपया करने हैं। तो ये इसने अपने कारोबार का एक ज़रिया बनाया हुआ था वहाँ पे। बड़े पैसे इकट्ठे किए उसने। इसके अलावा और जो कहीं डीएचए में कह लें, अपना इधर रायवन रोड पे आ जाए, बेदियाँ रोड पे आ जाए, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कहीं और भी डांस पार्टीज़ हैं, और उन डांस पार्टीज़ के ऑर्गेनाइज़र जो है वो उसके राब्ते में हैं, उसके ताल्लुक वाले हैं, तो वहाँ पर जो ये सप्लाई मंशियात की है, वो भी उसकी की जानिब से जाया करती थी वहाँ पर। तो ये इसका एक बड़ा नेटवर्क था, और ये साल हर साल से मतलब नेटवर्क। कहा जा सकता है कि आंटी नाजिया भट्ट ने पूरे लाहौर में ही लड़कियां भी और मनशियात भी सप्लाई की होगी, भाई अब पार्टीज में। देखे ना, पार्टीज के हवाले से जो एरियाज अपना डिफाइन किए गए हैं, या हाँ। जो पुलिस की तरफ से मार्कअप है, उन एरियाज में जहां पार्टीज होती हैं, वहां पर ऑर्गेनाइजर अगर इसके जानने वाले हैं, उनसे ताल्लुक है, तो उन पार्टीज में सप्लाई मंशियात की इसी की जाती थी। प्राइवेट लोगों को अगर जरूरत पड़ती थी, तो वो कॉल करके मंशियात इससे मंगवा भी लिया करते थे,
और उसके लिए आपने शायद देखा होगा कि जो गाड़ियां 4-5 पकड़ी गई हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, हाँ, 2-2 ये करोड़ रुपए आंटी की नाजिया गाड़ी के है। भट्ट के पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आई हैं? ये आपको बता तो रहे हैं कि मंशियात में थोड़ी कमाई है। आइस जो है ना, आइस, हाँ। वो उसकी एक डोज जो है ना, वो 15-20 हजार से कम की नहीं है उसकी एक डोज जो है। ठीक है? तो वो 15-20 हज़ार रुपए में जाता क्या है, और वो आती आपको कितने की है? अगर आपको वो ₹5 की आ रही है, तो आप उसको ₹20 की सेल कर रहे हो। आप कितना इसमें प्रॉफ़िट ऑफ ट्रिपल मार्जिन टाइम है। मार्जिन है। ठीक है? और ये सप्लाई प्राइवेट लोगों को, अब जो गाड़ियाँ रखी हुई थी, उस गाड़ी में अगर किसी को भेज रही है वो सप्लाई के लिए, या खुद भी जा रही है, तो किसी ने रोक के चेक करना है उस गाड़ी को। यानी कि रोकने से आंटी नाजिया ने बड़ी गाड़ियां इसलिए रखी थी ताकि नाकों पे ना रुके और लोग मौजे समझ के जाने दें। मौजे समझ के जाने दें, या देखेंगे वो, मतलब कि एक साइकोलॉजी है पुलिस हाँ। की। जो कांस्टेबल लेवल का बंदा है ना, उसकी एक साइकोलॉजी हमने देखी है कि वो बड़ी गाड़ी जा रही है ना, तो वो उसको ये सोच के रोकने से घबराता है कि यार पता नहीं अंदर कौन होगा, हाँ, कितना बड़ा आदमी अंदर बैठा है। कौन सी बला बैठी होगी, इसको हम्म। मैं रोक लूं, रोक के मैं अपने गले में अजाब डाल लूंगा। वो एक ये भी साइको हमने देखा है पुलिस वालों को, कि वो इस वजह से भी नहीं रोक। और ये आंटी नाजिया ने इस साइकोलॉजी का फायदा उठाया पुलिस फ़ायदा का। भी उठाया, और मतलब पोश एरियाज़, आप हाँ। डीएचए ले लेना, डीएचएज़ में कौन रोकता है जब तक पुलिस को किसी चीज़ के मुतल्लक इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वहाँ पे कोई गाड़ी को तो नहीं रोकता इस तरह। या बहुत अपना कोई स्पेशल कोई इन्फॉर्मेशन हो, या कोई हालात इस किस्म के हों, कोई अपना पुलिस ने पिकेट्स लगाई हों, नाके लगाए हुए हों, तो वहाँ पर तो एक चेकिंग का सिलसिला चलता है। लेकिन अदरवाइज़ आप ये देखें कि वहाँ पर आप डेली बेसिस पे आप किसी बड़ी गाड़ी में V8 में चले जाएँ, फॉर्च्यूनर में चले जाएँ, या और किसी अपना गाड़ी ले जाएँ, कीमती गाड़ी, आपको वहाँ पे नहीं रोकेगा कोई, आपको नहीं चेक करेगा वहाँ पे। तो इसी तरह से बड़ी देर से, बड़े अरसे से काम चल रहा था। ये तो एक इन्फॉर्मेशन एएनएफ को पास हुई थी, कुछ पार्टीज़ में लोग गए थे, उनकी जानिब से कोई इन्फॉर्मेशन पास हुई, या उनके अपने सोर्सेज़ थे। उन्होंने फिर कुछ 2 ढाई माह इस पे काम किया है। आंटी नाजिया भट्ट पे। आंटी नाज़िया भट्ट पे काम किया उन्होंने। उन्होंने अपने लोगों को इसकी पार्टीज़ में भिजवाया, इसके घर की रैकी की, इस एएनएफ ने सबूत इकट्ठे किए पहले। सारा कुछ उन्होंने पहले अपनी तसल्ली की कि वाक़ई में अगर हम रेड करें तो हमारी रेड कामयाब होगी, या इससे हमें कोई मंशियात पकड़ी जाएगी। बाकी की चीज़ें जो हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स कह लें, कि जितनी भी इल्लीगल चीज़ें हैं वो वहाँ पर हमें मुयस्सर होंगी। फिर उसके बाद एएनएफ ने वहाँ पर रेड किया, और जब रेड किया तो आंटी नाज़िया, और जो मेरी इत्तला थी, मेरे हिसाब से तो शायद इसको एक बेटे को भी इसको गिरफ्तार किया है साथ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, बेटा नहीं है, वो मुलाजिम है, और इस पे मुलाजिम पे और आंटी नाज़िया पे एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी जो बेटियां थी, उनमें से एक इत्तला ये भी थी कि शायद एक बेटी भी गिरफ्तार की गई है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई। 2 बेटियां और थीं, वो कहते हैं कि वो रेड से पहले ही घर से निकल गई थी, घर पर मौजूद नहीं थी। इसने वहाँ पर अपनी बेटियों को पार्लर भी बना के दिया हुआ था, वो पार्लर भी चलता था। तो वहाँ पर जो लड़कियां, आप देखें ना, एक पार्लर बनाया हुआ है, वहाँ पे काम करने के लिए जो लड़कियां आती हैं, वो इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक होता है, छोटे घरों की होती हैं, ज़रूरतमंद होती हैं, मजबूर होती हैं, घरों के अखराजात उनके पूरे नहीं होते, तो वो घरों से निकलती हैं। और पार्लर के मुतल्लिक हमारी एक आम परसेप्शन है कि वहाँ का माहौल ठीक नहीं होता, वहाँ पर जो लड़कियाँ काम करती हैं, जो पार्लर वाली जो होती हैं, उनके करैक्टर ठीक नहीं होते। ये एक आम सी हाँ, राय है परसेप्शन लोगों बिल्कुल की, ऐसे है। अच्छा नहीं समझते तो उस चीज़ आंटी नाजिया ने भी पार्लर की सूरत में चारा डाला मजबूर लड़कियों को, मजबूर लड़कियों को, ताकि वहाँ उनको पे जो पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वो मतलब कि जहाँ से भी कह लें कि उसको कुछ चीज़ नज़र आती थी ना, कोई शिकार उसको नज़र आता कि यार ये शिकार इसको करना है और ये मेरे काम का है, तो वो उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के, उसकी प्रॉब्लम देख के, या उसको थोड़े पैसे दे के कि भाई तेरी प्रॉब्लम्स मैं हल करूँगी, वो अपने इस काम की तरफ उनको राग़िब किया करती थी, बल्कि लगा लेती थी उन काम पर। अब जब ये गिरफ्तार होती है, रेड होती है एनएफ की, तो इसके पास से 5 किलो आइस बरामद होती है। उसके अलावा वीट बरामद होती है, कोकीन बरामद होती है, शराब की बोतलें बरामद होती हैं, और भी कुछ चीज़ें, मंशियात जो मुख्तलिफ जदीद दौर के हिसाब से हैं, वो वहाँ से मिलती हैं। आंटी नाजिया के आंटी पास से। नाज़िया भट्ट के पास से। देखिए ना, अब उसका तो ये मुस्तकिल काम है ना। हाँ। अब हफ्ते में 2-3 पार्टियां जो थीं, वो तो खुद भी अरेंज करती थी, बाहर भी होती थी, वहाँ पर इसने सप्लाई तो देनी होती थी। उस सप्लाई के लिए स्टॉक इसके पास मौजूद होना चाहिए, तो वो स्टॉक उसके पास मौजूद था। यानी स्टॉक भी पकड़ा गया, एएनएफ ने पकड़ा ये है जी। एएनएफ ने पकड़ा और है। हर किस्म का नशा है उसमें। तकरीबन हर किस्म का नशा है उसमें, अब पीछे रह क्या जाता है। अब देखिए ना, चर्च, अफीम, कोकीन, वीड हो गई, आइस हो गई। अब तो सबसे ज्यादा जो मतलब चल रहा है नशा, वो आइस का चल रहा है या कोकीन का चल रहा है। कोकीन लड़कियां खासकर ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। वजह? वजह ये है कि मैं
आज से नहीं बल्कि साल हा साल से देख रहा हूँ, लड़कियों की खासकर जो सोच है ना, ये नहीं कि सिर्फ इन पार्टीज में ये इस्तेमाल होती है। आप एलीट क्लास में चले जाएं, आप के जो अपना तालीमी इदारे हैं, उसकी लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां वहाँ पे प्राइवेट तालीमी इदारों में, सरकारी तालीमी इदारों में वो कोकीन इस्तेमाल करती हैं। वजह उनकी सोच ये है कि ये उनकी फिजिक को जो है वो ठीक रखती है, उनका वेट बढ़ने नहीं देती उनका। ये उनकी एक सोच है। ये अब से नहीं, मैं साल हा साल से, जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तब से देखते आ रहे हैं। बहुत सारी मॉडल्स, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो हैं वो भी जो है ये अपना कोकीन का इस्तेमाल करती रही हैं। 2-3 बल्कि तो कोई मॉडल्स थी, उनकी डेथ भी हुई और उनका जब पोस्टमार्टम हुआ था तो जो एक्स्ट्रा डोज की वजह पोस्टमार्टम से। में उनको उनके जो अपना स्टमक थे उसमें से कोकीन की मिकदार निकली थी जो इकट्ठी हो जाती थी जाके वहाँ पे। तो पुलिस अफसरान से भी बात होती थी, जो गिरफ्तारियां करते थे, रेड्स करते थे मुख्तलिफ जगहों पर और इनको पकड़ते थे, तो उनसे जब वो पूछते थे ना कि भाई ये क्यों इस्तेमाल करते हो आप पढ़े लिखे लिखने वाले लोग हो, स्टूडेंट्स हो आप, तो इसकी क्या वजह है? तो वो इंटेरोगेशन के दौरान लड़कियों ने बाकायदा इंकशाफ किया था कि ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमारी फिजिक जो है उसको ठीक रखती है, हमारा वेट नहीं बढ़ता इस हवाले से। तो अभी जो एएनएफ ने रेड किया उसमें आंटी नाजिया भट्ट जो है वो काबू आ गई हैं और वहां पर लड़कियां भी होंगी यकीनन, बिल्कुल लेकिन होंगी एएनएफ लड़कियां, की जुरिस्डिक्शन नहीं है। बिल्कुल लड़कियां भी होंगी, लेकिन असल में एएनएफ का जो काम है ना वो मंशियात का मंशियात काम का। है। तो उन लड़कियों का कंसर्न कोई नहीं था हाँ। उनके साथ। ज़ाहिर-सी बात है, घर में अब उन्होंने देखा कि ये काम करता कौन है, मेन बंदा कौन है, वो आंटी नाज़िया भट्ट थी। एक साथ उसका मुलाज़िम या उसका बेटा जो भी है दोनों में से कोई, वो उन दोनों को ले गए, ले जाके एफआईआर दर्ज की उन्होंने और उसको जेल तो भिजवा सर दिया। इसका मतलब है कि लाहौर में मनशियात और ब्रोथल हाउसेस पे हुक्मरानी इन आंटियों ने की है, इन औरतों ने की है। हुक्मरानी इन औरतों ने भी की है, लेकिन असल में इनके पीछे हैंडलर जो हैं वो कुछ और लोग हैं। हाँ। असल लोग वो हैं जो कह लें कि आइस जो है वो खुद तैयार करते हैं, बाकी कोकीन हो गई और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मंगवाते हैं बाहर से। वो मंगवा के वो इनको सप्लाई देते हैं। आइस असल तैयार हो कारोबार रही है लाहौर में। करते हैं लोग, तैयार करते हैं। अब उसका मुझे तरीका कर मैं मेरे ख़्याल में ज़हन में नहीं आ रहा कि क्या है, वो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं घर में बैठ के। हाँ। वो जो चीज़ें चाहिए ना वो घर में आप खुद भी वो तैयार एक कर सकते। शॉट्स भी लगाते हैं, ऑक्सीजन शॉट्स भी आजकल पार्टीज में बड़े हैं। ये मैंने बताया ना, जिस जिस तरह से वक्त गुजर रहा है ना, इसमें जिद्दत आती जा रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। आपको याद होगा, अब से कोई साल एक पहले डीएचएस से एक जॉर्डन गैंग गिरफ्तार हुआ हाँ था। बिल्कुल। ठीक है, मरियम नवाज जो वजीर आला है हमारी, बहुत बड़ा वो गैंग। उन्होंने उस अपना पुलिस टीम को बुला के शाबाश भी शाबाश दी दी थी थी। और मरियम नवाज को फिर वो तमाम तर आइटम्स जो थी वो मंशियात की, इम्पोर्टेड आइटम्स, उसमें चॉकलेट्स थी, वीट थी, पता नहीं किस किस किस्म की टैबलेट्स, च्युइंगम्स, बहुत सारी मिकदार में चीज़ें और मुख्तलिफ अक़साम की थी, वो सारी वो मरियम नवाज को दिखाई भी थी उन्होंने। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अप्रिशिएट किया था उस पार्टी को। तो ये जॉर्डन गैंग देखें, साल हा साल से, अरसा को 12-13 साल से वो डीएचए में काम कर रहा था। ठीक है, और जो हमारी इत्तला है उसके हिसाब से जब इसको गिरफ्तार किया गया, जब रेड किया गया ना उसको, तो वहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद हुई थी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इस जॉर्डन गैंग के कोई 3 या 4 घर वहाँ पर लोकेट हुए थे और उन घरों में से जब रेड करके बरामदगियाँ की गई ना, तो हमारे सोर्सेस का कहना है कि पैसों की बहुत बड़ी तादाद, मैं और आप वो सोच भी नहीं सकते कि कितने पैसे वहाँ से बरामद हुए थे। ये एक सोर्सेस का कहना था, लेकिन तस्दीक किसी पुलिस ऑफिशियल ने इसकी नहीं की। और वहाँ से जो मंशियात थी बरामद हुई थी, उस मंशियात का भी ना कुछ पता, ना उस पैसे का पता है कि वो कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ। मंशियात के हवाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस मंशियात के हवाले से एक इत्तला आई थी, कोई 2-3 माह पहले की बात है कि एक पुलिस मुलाजिम जो था, सरकारी एहलकार था, वो पकड़ा गया, उसको उठाया था किसी एजेंसी ने। उसने वहाँ पर इंटेरोगेशन के दौरान बताया कि जो मंशियात वहाँ से बरामद हुई थी प्लस और जो मंशियात थी उसकी लाहौर में फ़रोख्त हो रही है। और वो फ़रोख्त जो है उसमें कुछ ऑफिशियल्स कोई 2 थे, उनका नाम आ रहा था।
इस हवाले से कोई एक जेआईटी बनाने की तजवीज़ भी दी गई थी, बल्कि लिखा भी गया था कि ये इस हवाले से जेआईटी बनाई जाए, लेकिन ना वो जेआईटी बनी, ना कोई किसी ने उसको परसू किया, ना कोई इंटेरोगेशन हुई। एंड वो जो मुलाजिम सरकारी पकड़ा गया था, वो एजेंसियों वालों ने पंजाब पुलिस के हैंड ओवर कर अच्छा, दिया। ये आंटी नाजिया कितने अरसे से मनशियात फरोशी का काम कर रही है? ये 10-12 साल से तो कर ही रही तो है। किसी को भिनक नहीं पड़ी, किसी को पता नहीं चला? असल में मेरे ख्याल से पता उस वक्त चलता है जब कोई इनके हाथों डसा जाए, या किसी के इनसे जो मफादात वाबस्ता होते हैं वो पूरे ना हों, तो उसके बाद ही ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब देखें ना, जॉर्डन गैंग मैंने बताया कि 12-14 साल से हाँ। डीएचए में काम कर रहा था, ठीक है? और उसका तरीकाकार क्या था, कुरियर सर्विस के ज़रिए जो है वो अपना डिलीवरी दिया करता था। पहले पैसे मंगवा लिए, पैसे जब आ गए, परमानेंट कस्टमर हुआ करते थे उनके, पैसे आ गए, उसके बाद कुरियर सर्विस के ज़रिए वो भिजवा दिया करते थे। तो इस हवाले से क्या इदारों को हमारे नहीं पता था? देखिए, जो ये ना पेड क्राइम है, मंशियात हो गया, गैम्बलिंग हो गया, फिर उसके बाद ये ब्रॉथल हाउसेस हो गए, ये सारे सोशल क्राइम में इंक्लूड होते हैं, और ये सारे पेड क्राइम है। और पेड क्राइम जो है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से ज़्यादा जो छुप-छुपा कर नहीं हो नहीं हो सकता। सकता, बिल्कुल। ठीक है? पेड क्राइम जब भी लाहौर शहर में हमने देखा है, वो पुलिस की मर्ज़ी के साथ, उनकी मिली-भगत के साथ, उनकी इजाज़त के साथ ही होता है, थाने कवर कर लिए जाते हैं। कवर किए जाते हैं। और अब बताया ना कि छुप-छुपा के ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं गुज़ार सकते। ये उसके बाद कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है। और पुलिस अगर चाहे, तो पेड क्राइम वो लाहौर शहर में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पुलिस नहीं चाहती थी, इस वजह से होता रहा। अब मैंने आपको बताया ना कि इनके इतने अरसे से ये काम में मसरूफ़ होते हैं, और इस दौरान जब ये कभी गिरफ्तार होते हैं, तो इनके कुछ पुलिस अफ़सरान से या कुछ सरकारी रवाबित अफ़सरान होते से हैं। रवाबत भी बन जाते हैं, या इससे हट के भी उनके रवाबत होते हैं। अच्छा, ब्रोथल हाउसेस चलाने वाले, मैं अब नाम नहीं लूँगा, मैं आउटडोर प्रोग्राम करता था, तो सीसीपीओ के पास मैं गया कि मुझे टीम दें आप, ताकि मैं ये ब्रोथल हाउस पे रेड कर सकूँ। एक फैसल टाउन में बहुत बड़ा ब्रोथल हाउस है। तो उन्होंने वो नाम लिया उस बंदे का कि इसका ब्रोथल हाउस। तो मैंने कहा जी सर, कहते रहने दो, टीम नहीं जाएगी। ऐसे हमने भी अपने प्रोफेशन में ना बहुत से वाक़यात देखे हैं, हाँ। कि जब किसी अफ़सर से मैंने बताया कि मेरा स्टार्ट खबरें अखबार से जी, था। जी। खबरें में इस हवाले से खबरें अखबार बड़ा बदनाम हुआ करता था कि भई ये कहीं भी रेड करवा देते हैं, हाँ। कहीं भी चले जाते हैं, ब्रॉथल हाउसेज़ हो गए, कोई गैम्बलिंग पॉइंट हो गए, या और मंशियात के अड्डे, मतलब कि कहीं भी फ़ोटोग्राफ़र लिया, कोई पुलिस की नफ़री ली, या हाँ, कोई पहुँच गए। उनको लेके वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर जाकर हमने भी उस दौर में जब कभी किसी के साथ डिस्कस किए ना, पुलिस ऑफिसर के साथ, तो हमने कहा कि वो पहले हमसे पूछते थे कि रेड कहाँ करना है। वो कहते हैं कि यार खबरें वाले आए हैं, अगर सवेरे इन्होंने कोई पुआड़ा ही पाना है, सवेरे हाँ। कोई ना कोई किच-किच ही पैनी है, किल-किल ही पैनी है सवेरे, तो पहले असी अपनी तसल्ली कर लईए। वो खैर पूछते थे हमसे, उनको जब बताया, कई मरतबा हुआ कि बताया हमने कि फलां जगह पे जाना, वो कहते माफ़ी दे दो, साडी नौकरी तुसी लै जावो, असी उधर जिहड़ी साडी नौकरी हाँ। जानी है, असी ओहदे मुतहम्मिल नहीं हो सकदे। ते मेहरबानी असी उत्थे नहीं जा सकते। इस तरह से करते हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ पर ना उन लोगों की मौजूदगी वहाँ और पर बाज़ होती दफ़ा थी। मुखबरी भी कर देते हैं, खुद इदारे भी मुखबरी कर देते हैं। कई दफ़ा हुआ है इस तरह से। देखें, अब जिस एरिये में ये काम हो रहा है, हुँ। अब वहाँ पर वो पुलिस की मर्ज़ी के बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है? अगर हमने रेड करना है, उस पुलिस ने, मुतलका पुलिस ने करना है रेड, वहाँ की पुलिस लेके जानी है आपने, तो बीच में कोई ना कोई उनका इन्फॉर्मर है, उसने वहाँ उनको इत्तला कर देनी है, और वो इत्तला पे उन्होंने वहाँ से निकल जाना है, सारा कुछ क्लियर कर देना उन्होंने, या उस रेड को मैनेज कर लेना उन्होंने। तो ये तो आज से नहीं, ये 3-4 दहाइयों से तो हम भी देखते आ रहे हैं ये मामला जो सारे तो ये सोशल क्राइम्स ही बड़े क्राइम की वजह बनती है। देखें, मैं तो जो मेरी अपनी रिसर्च भी क्या, एक अंडरस्टूड बात है, पुलिस ऑफिसर्स भी इस चीज़ को कमिट करते हैं कि आपके शहर में, आपके सूबे में, आपके मुल्क में जितनी आप चोरियां, हुँ। डकैतियां ले लें आप, और जितने भी मतलब कि जहाँ अर्निंग सोर्स है ना, फ्रॉड ले लें, किसी के नौसरबाजी ले लें, ये इनमें से कमाया हुआ पैसा जो होता है ना, वो आप उन लोगों को इंटेरोगेट, जब जिन लोगों ने किया हुआ है ना माजी में, जिन पुलिस ऑफिसर ने, आप उनसे पूछ सकते हैं। हुँ। वो आपको बताएंगे कि यहाँ से लूटा हुआ पैसा जो है, लूटा हुआ माल जो है, वो उन्होंने, वो किसी ना किसी जगह पे, किसी ब्रॉथल हाउस में,
किसी जुए खाने में या मंशियात में उन्होंने इस्तेमाल किए हैं पैसे। तो इन कामों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पैसे उन लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है जो बिगड़े रईसज़ादे हैं, ठीक है? पैसा उनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके अर्निंग सोर्सेज़ जो हैं वो भी कुछ और लेवल पे होते हैं, या जो कह लें कि जद्दी पुश्ती अमीर है, अगर उनकी हाँ। औलाद कोई बिगड़ जाए तो उनके लिए भी पैसा प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडल क्लास के जो लोग या लोअर क्लास के लोग हैं ना, वो इन कामों में जब पड़ते हैं ना, तो वो इन शौक जो है इनको पूरा करने के लिए वो फिर जुराइम का रास्ता इख्तियार करते हैं और जुराइम की तरफ जाते हैं। तो फिर उसके बाद पुलिस के लिए, गवर्नमेंट के लिए दर्द-ए-सर बनते हैं। फिर उसके नतीजे में सीसीडी बन जाती है और फिर जो क्विक एक्शंस कह लें कि स्टीरॉइड्स हाँ, जो है दिए ना, जाते हैं। स्टीरॉइड्स दी जाती है, तो वो फिर उसके नतीजे में देख लें कि क्राइम किस तरह से कंट्रोल किया जाता अच्छा है। सर, एएनएफ की इस कार्रवाई के बाद क्या समझा जाए कि आंटी नाज़िया भट्ट जो हैं इसका पूरा नाम है नाज़िया ख्वाजा मुख्तार। ये साहिवाल की रहने वाली थी और अरसा दराज से कोई मेरे ख्याल 3 दहाइयाँ या इससे कम थोड़ा कर लें, ये लाहौर में शिफ्ट हो गई थी। फिर लाहौर में आके इसने ये काम शुरू किया था। अच्छा, इसने स्टार्ट में इसने भी पार्लर वगैरह बनाया होगा? पार्लर बनाया या इस काम में आ गई, और इस काम में आके जब इसने देखा कि अपना काम खुद से स्टार्ट कर लिया जाए तो उसमें ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर इसने ये काम शुरू किया। और इसने शुरू में जो बताया जा रहा है कि इसने कोई पुलिस मुलाज़म था जिसके साथ इसने निकाह किया हुआ था, लेकिन अच्छा, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। वो काफ़ी देर वो शख्स जो ना इसके साथ रहा और सबको यही पता था कि ये इसका हस्बैंड है। नाज़िया मुख्तार, नाज़िया ख्वाजा मुख्तार। नाज़िया ख्वाजा ख्वाजा मुख्तार, मुख्तार, ये इसका सही नाम जो एफआईआर डॉक्यूमेंटेशन में। में लिखा गया ना, उसका ये लिखा है नाज़िया ख्वाजा मुख्तार तो इसका अब सही इसका नाम। मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पहले की तरह बाहर आ जाएगी या क्या? नहीं, इतनी जल्दी तो बाहर आने का चांस नहीं है, हुँ, अभी इसको टाइम लगेगा। एक तो उसकी आइस की मिकदार जो है वो अच्छी खासी पकड़ी गई है, उसकी सज़ा भी ज़्यादा है, हुँ, और दूसरा जो है वो एएनएफ ने इसको गिरफ्तार किया है, हाँ। लोकल पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस तो अगर हाथ लोकल ही नहीं पुलिस डाल ने रही। गिरफ्तार किया होता ना, हमने लोकल पुलिस में बड़े-बड़े हमने केस देखे हैं, एक बड़ी-बड़ी भारी मंशियात जो पकड़ी गई है, तो उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन पता लगा कि चंद हफ्तों में कह लें या चंद महीनों में बेल पे बाहर आ जाते हैं। वो जब उसको परसू किया गया, पता किया, तो लगा यार वो जो नमूना भेजा था ना वो तो ठीक था, हाँ, लेकिन वो बाद में जो मालखाने में जो था ना वो चेंज हो गया था बाज़ औक़ात सारा। मालखाने से वो बदल भी चीज़, देते हैं और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊँ मालखाने की, टीपू ट्रकावाला का मर्डर हुआ था। हाँ, ठीक है, तीफी बट नामज़द था उसमें। अब उसमें कहते थे कि तीफी बट का पिस्टल इस्तेमाल हुआ है उसमें। हाँ। अब एंड पे जब तीफी बट को बरी किया गया, तो वो पिस्टल जो मालखाने से निकला वो तीफी बट का था ही नहीं। हुँ, अब वो इल्ज़ाम मकतूल पार्टी का इल्ज़ाम ये था, ट्रकावाला ख़ानदान का, कि वो पिस्टल वहाँ से बहुत बड़े पैसे देके तब्दील करवा दिया गया, चेंज करवा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें और जो है, मंशियात भी बाज़ औक़ात जिस पे चाहें 1 किलो से ज़्यादा डाल दें, जिससे से चाहें 5 किलो पकड़ें मैं तो आपको 10 ग्राम डाल दें। मैं आपको ये ऐसी हज़ारों मिसालें हाँ, मौजूद हैं। बहुत सी मिसालें। ठीक है, अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आता है शेखुपुरा में। हुँ, शेखुपुरा का गालबन थाना सदर है। एक अमजद जट नामी शख्स है, हुँ। वो है अपना ऑनलाइन बैटिंग का काम करता है। ये मोबाइल ऐप्स पे नहीं, अपना जी, जो जी। चलती है ऑनलाइन बैटिंग, इसका काम करता है वो। हुँ, ठीक है। अब उसके मुखालफिन ने ये काम किया या कोई पुलिस वाले उसके पीछे चढ़े हुए थे, पुलिस वालों के साथ उसकी सेटिंग नहीं हुई थी, किसी का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ था, ये मैं नहीं इसके बारे में बेहतर जानता। लेकिन हुआ ये कि उसको शेखुपुरा सदर थाने में गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उस पे 5 किलो चरस की एफआईआर दे दी जाती है और उसको जेल भिजवा दिया जाता है। वो मेरा ख्याल अभी भी शायद स्टिल जेल में ही है अभी तक और वो। वो जो 5 किलो दिए इतना तो पड़ा ही होता है पुलिस वालों के पास, नहीं जिस पढ़ा पे नहीं मर्ज़ी डाल दें। नहीं पढ़ा नहीं होता उनके पास, होता भी है, लेकिन वो करते क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें जो है ना, इसके वो चार्जेस लेते हैं पुलिस वाले। 1 किलो जो है ना चर्स, उसके चार्जेस 1 किलो से ज़्यादा डालें तो वो बंदा जो है ना फिर जेल में उसको टाइम थोड़ा हाँ, ज़्यादा ज़्यादा लगता गुज़ारना है, पड़ता 1000 है, क्योंकि ग्राम से सज़ा ऊपर है। हाँ। उसकी ज़्यादा है। तो वो उसकी कोई 15 से 20 हज़ार रुपया, चर्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 15-20 हज़ार रुपया चर्च जो है वो 1 किलो के हिसाब से वो चार्ज करते हैं पुलिस वाले। हुँ, अब वो अपने पास से तो नहीं चार्ज करेंगे, बेशुमार मैंने दोस्त तो हमारे पुलिस वाले भी हैं, उनको डिस्कस करते हुए भी देखा है और सुना भी है, और वो करते भी हैं ऐसे। वो कहते हैं जी अरे ए बंदा फड़िया यार, इन्हों तो बड़े तंग है, इनको साल 6 महीने 2 साल जड़ा अंदर रहे। उनका जी फड़वा दो, कितने कोई इन्फॉर्मेशन दो,
ते फाड़ लेने आ, फाड़ के ते चर्च पा के भेज देने अंदर। वो अपना चर्च कितनी किलो डाल दी, 1.5 किलो डाल दी, 2 किलो डाल दी, तो वो जो बंदा तंग होता है ना वो उनको पे पैसे करता है देता उस चीज़ का। तो वो पे करता है, वो चर्च खरीदारी करके या अपने पास से डाल के, तो वो उस पे एफआईआर दे के अच्छा जेल सर, भिजवा अभी देते हैं। ब्रोथल हाउसेस चल रहे हैं लाहौर में, डांस, अभी ये पार्टी एक और पकड़ी गई थी, सुजन खान जो टिकटॉकर है। वो जो अपना गुलबर्ग से पकड़ी गई थी हुसैन चौक लाहौर में, हॉलवेन पार्टी जो थी वो, तो वो एक बड़ी मशहूर अपना ये टिकटॉकर सुजैन जिसका आप नाम ले रहे हैं, एक गालबन निम्रा भट्ट थी, और जो इनका मेन ऑर्गेनाइजर था वो सजावल था। ठीक है, सजावल और एक गालबन अब्दुल्ला नाम है, ये कुछ 4 लोग थे, ये मेन जो उस पार्टी के जो थे ना पार्टिसिपेंट या उनके जो अरेंज किया करते थे, ये वो लोग शामिल थे। तो ये पार्टियों का सिलसिला आज से नहीं चला आ रहा, अभी पीछे आपने देखा होगा अपना कुछ अर्सा पहले कसूर में भी कसूर एक वाला जिसमें एसएचओ मैटर हुआ था, सकलैन जो है एसएचओ वो सकलैन उसको मुअत्तल भी हो गए। अपना मुअत्तल हुआ था, वो एक अपना वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, हाँ। वो लड़कियां जो गिरफ्तार हुई थी। अब ये जो इन्होंने पकड़ा है ना, वो कसूर वाले इंसिडेंट को सामने रखते हुए इन्होंने क्या किया है कि लड़के लड़कियों को थाने ले जाके बिल्कुल सील कर दिया गया थाने को, किसी को अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं, और सख्ती से जो थाने के मुलाजमीन थे उनको मोबाइल लेके भी उस कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा था कि कोई किसी का क्लिप ना बना ले, कोई वीडियो ना बना ले, कोई वायरल ना हो जाए। और थाने के दरवाजे बंद कर दिए थे, बाहर सिफारशियों का रश लगा हुआ था, या वो लड़कियां लड़के जो पकड़े गए थे उनके फैमिली के लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो वो सबक था कसूर वाली पार्टी के, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर सख्ती बड़ी की हुई थी। तो ये डांस पार्टीज जो हैं ये चलती आ रही हैं। ये जो गुलबर्ग से पकड़ी गई ना, ये और चीज़ थी पार्टी, डांस पार्टीज, लेकिन ये आपने उस पार्टीज में लड़के लड़कियों का गेटअप देखा होगा कि क्या गेटअप बनाया हुआ था उन्होंने। वो मतलब कि हम जो मगरिबी हमारे लोग हैं ना, तर्ज उस तर्ज की पार्टी थी, और इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस होकर सोचना चाहिए कि इस किस्म की पार्टीज, अभी पीछे आपने माजी में देखा होगा कि चंद हफ्ते पहले एक अपना ट्रांसजेंडर्स की पार्टी पे हाँ भी जी, रेड हुआ था, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो भी यही हेलवन पार्टी हुआ और वो थी, भी ठीक है, बिल्कुल ऐसा वहां ही पर है। भी ये सारा कुछ था। हमारी गवर्नमेंट को देखना होगा कि इसके पीछे लोगों का एजेंडा क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे जो इस किस्म की पार्टीज अरेंज करवा रहे हैं। अब देखें ना वहां पर होता क्या है कि वो आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा किस तरह से अजीबो-गरीब आवाजें निकालते हैं, जैसे वो हाँ। किसी को कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो इन्होंने शैतान चुड़ैलों के हुलियाजात बनाए होते हैं, अजीबो-गरीब आवाजें निकाल के बदरूहों को बुलाया जाता है और शैतान को खुश किया जाता है, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि शैतान की पूजा की जाती है। तो अब हमारी नौजवान नस्ल जो है, पढ़ी लिखी नस्ल है, वो इस किस्म के कामों में उनको ये तरगीब क्यों दी जा रही है? इसके पीछे क्या है? कोई बैरूनी एजेंडा तो नहीं है? या यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हों जो किसी के हाथों में खेल रहे हों, हमारी नस्ल को जो है वो इस तरफ लगा के बर्बाद करना चाह रहे हों, हमारे मुआशरे में इस किस्म का जो चीज़ें हैं उनको आम करना चाह रहे तो हों, इस पुलिस क्या हवाले कर से रही है सर इस मामले में? तो पुलिस को देखें ना, अब पुलिस को तो जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस वहाँ रेड करती है। अब ये पार्टीज़ हैं, ये हेलवन पार्टीज़ ले लें, डांस पार्टीज़ ले लें, ये कुछ ही मुस्तकिल तौर पर किसी जगह पर नहीं होती। कोई कभी बेदियाँ रोड पे करवा रहा है, कभी कोई हाँ। डिफेंस में, माल टाउन में, गुलबर्ग में, कुछ गेस्ट हाउसेज़ हैं, मतलब कि मुख्तलिफ जगहों पर ये होती हैं पार्टीज़। अब वहाँ पर जहाँ इत्तला मिल जाती है वहाँ पुलिस रेड कर देती है, और अगर किसी जगह पर इत्तला नहीं भी मिलती और पुलिस के इलम में भी हो तो फिर वो पुलिस की सेटिंग से होती है। बेदियां रोड के बेशुमार फार्म हाउसेज हैं, रायवन रोड के बेशुमार फार्म हाउसेज हैं जहां पर ये सारे काम होते हैं, लेकिन वहां पर जो मुतलका थाने होते हैं उनको मैनेज भी किया होता है, बल्कि कहा होता है कि जी आज रात को पार्टी है, तो अगर कोई इतला आए, इन्फॉर्मेशन आए, होता है ना कोई 15 पे कॉल कर हाँ। देता है, किसी को इतला हो, कोई शरारत कर देता है, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई हो तो या तो हमें बता देना अगर मजबूरी हो कि आना पड़े आप लोगों को, और अगर कोई इतला आए तो फिर आप लोगों ने सुकून ही करना है, आप लोगों ने नहीं आना। तो ये कुछ मर्जी से भी होती हैं, लेकिन मोस्टली अगर पुलिस अफसर कोई ऐसे हों जो ये चाहते हैं कि यार ये वाकई माशरे में बुराई है, इसका कला कमा होना चाहिए, ख़ात्मा होना चाहिए, तो वो वहाँ पर रेड ऐसे ही करते हैं जैसे ये गुलबर्ग में एएसपी राजेंद्र ने की, एसएचओ गुलबर्ग तैमूर अब्बास उन्होंने की, और फिर अपने ऑफिसर्स को एतमाद में लिया, सारी उनको डिटेल्स बताई, और ऑफिसर्स ने उनको बिल्कुल गो हेड दिया कि किसी प्रेशर में आने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर किसी का नहीं लेना आप लोगों ने। जो एफआईआर बनती है, जो जो चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं, उसके मुताबिक आप एफआईआर दर्ज करें। और मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक तो शायद उनकी ज़मानतें भी नहीं हुई हैं, वो अभी तक शायद जेल में ही है, या आज शायद हो गई हों, लेकिन कल तक उनकी ज़मानतें नहीं हुई थी, इसलिए कि उसमें कोई दफ़ा एक ऐसी लगी हुई थी, 92 गालबन की दफ़ा थी, तो वो मजिस्ट्रेट उसकी बेल ले नहीं सकता था, हाँ। वो सेशन कोर्ट से उसकी बेल होनी थी। तो अब पता नहीं अब उनकी बेल्स हुई है या अभी तक वो वहीं पर। तो ये आंटी नगीना खानम, ये किस दौर में थी और इनके क्या कारनामे थे लाहौर में? ये आंटी नगीना खानम जो थी, ये 90s में इनका बड़ा अरूज था, बड़ा नाम था। ये इलाका गैरसिया से इनका ताल्लुक़ था, वहाँ से ये आकर लाहौर में आबाद हुई थी। फ़िल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ था, फ़िल्मों में अच्छा। भी इन्होंने काम किया था, लेकिन ब्रॉथल हाउस के हवाले से ये बहुत मशहूर हुआ करती थी। और इनके ताल्लुकात जो थे वो भी बड़े अच्छे-अच्छे और बड़े तगड़े उस दौर के लोगों के साथ हुआ करते थे। इकबाल टाउन में इनका कह लें कि रिहाइश थी और वहीं पर ये सारा सिस्टम अपना चलाया करती थी। नगीना खानम के ताल्लुकात पुलिस अफसरान से भी थे, फिर फ़िल्म इंडस्ट्री से भी थे, फिर सहाफ़ी हज़रात से भी बहुत सारे ताल्लुकात हुआ अच्छा, करते थे सहाफ़ियों से इनके। भी ताल्लुकात हैं। हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उनके मुतल्लिक़ आपको बताऊँ कि नगीना खानम का ये दावा था कि वो मेरा मुँह बोला बेटा बना हुआ है। अच्छा। और वो बड़े अच्छे लेवल के एक अखबार के मालिक भी थे। उनका आंटी कैंडी से भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है किसी दौर में। हुँ। तो उनके मुतल्लिक़ भी जो था ये चीज़ें सारी सामने आई थी। तो नगीना खानम ने भी बड़ा काम किया इस हवाले से। फिर वो बेचारी एक कोई इंसिडेंट हुआ उसके घर में, कोई 2-3 लड़कियाँ और ये इनको घर में घुस के कोई मर्डर कर गया था उसको, अच्छा, नगीना खानम को नगीना खानम। और वो आज तक मर्डर्स ब्लाइंड है। वो ट्रेस नहीं पता नहीं हुआ। लग सका, ट्रेस नहीं हुआ कि उनको मर्डर किसने किया। कहा जा रहा था कि शायद कोई लड़की कहीं से किसी की थी, हुँ। पीछे से इलाका गैर से ही अपना पख्तूनख्वा के इलाके से, वहाँ से कोई लड़की आई थी, उसके कोई पीछे लवाहिकीन रिलेटिव थे, थे। शायद उन पर कुछ इल्ज़ाम आ रहा था, लेकिन क्लियर नहीं हो सका, अभी तक तो स्टिल आपने ब्लाइंड ही सर है। इतना अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की है और उस दौर से देखते चले आ रहे हैं। ये जो लड़कियों की खरीदो-फरोख्त का धंधा भी होता था, यही लड़कियाँ कहाँ से लेके आती थीं ये? मैंने आपको बताया ना, मोस्टली जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी ना इस काम में, वो मुतवस्त तबके से गरीब, लाचार, मजबूर ख़वातीन जो थीं, लड़कियां थीं, वो इस काम में आती थीं। हुँ। लेकिन बहुत सारे बैकवर्ड एरिया ले लें आप, या उधर अपना चले जाएं आप केपी वाली साइड पर, गिलगित वाली साइड पर, आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मतलब के वाक़यात सामने आए थे कि ये ब्रॉथल हाउसेस की जो नायिकाएँ थी ना, ये वहाँ से लड़कियों को खरीद कर लेके आया करती थीं, कि उन्होंने पैसे दिए होते थे वहाँ पर। हुँ। या जिस लड़की को वो अपना यूज़ कर रही हैं अपने ब्रॉथल हाउस के लिए, उसकी फैमिली को उन्होंने एक रकम उस दौर में 50,000, 25,000 या लाख रुपया एक लड़की के हिसाब से, उसकी खूबसूरती के हिसाब से वो दी होती थी। वो उनको दी होती थी। ठीक है? अब वो लड़की से चाहे 2 लाख कमाएँ, 4 लाख कमाएँ या 10 लाख कमाएँ या हुँ। 50 लाख कमा लें। तो इस तरह के मामलात शुरू से ही चलते आ रहे हैं। तो इस गंद में ख्वाजा सरा भी पीछे नहीं रहे, वो भी हैं या नहीं? ख्वाजा सरा जो है ना, वो एक अलहदा कैटेगरी है, और ख्वाजा सरा के भी बड़े-बड़े शौकीन अफ़राद पाए गए हाँ, हैं। उनकी बड़े लड़ाई चलें, झगड़े। आपने अब ज़िक्र छेड़ ही लिया तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हुँ। हमारे एक एडिटर हुआ करते थे, बल्कि मालिक थे अखबार के। उस दौर में मैं और हमारा एक दोस्त था इब्राहिम लक्की, अभी भी है, हाँ, लेकिन वो अल्लाह सेहत दे जर्नलिज्म में उन्हें। नहीं है वो। किसी अपना सरकारी सीट पे बैठे हुए। अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने उनकी सुनी है, अल्लाह मियाँ उनको कायम दायम रखे। हम इकट्ठे क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे। तो हमें जो हमारे ऑनर थे ना अखबार के, उन्होंने कहा कि यार आज ना एक वो फलाना ख्वाजा सरा है, हुँ। आज उसकी सालगिरह है, हुँ। उसकी सालगिरह तो छापो किसी तरीके से। अखबार का मालिक आपको कह रहा है? हाँ जी, हुँ। उसकी सालगिरह है, उसकी सालगिरह की तस्वीरें लेके देखो कहाँ वो साल। अच्छा, उसने सिर्फ़ हमें नाम बताया उसका। अब हमारी जाने भला कि ये ख्वाजा सरा कहाँ का है, किसका है। अब ख़ैर क्राइम रिपोर्टर्स की वैसे ताल्लुकात हाँ, होते लिंक्स थे, निकल लिंक्स आते हैं। थे। वो ख़ैर हमने फ़ोन घुमाने शुरू किए, पता किया, पता लगा जी बाज़ार हुस्न से उसका ताल्लुक है, उस हाँ। ख्वाजा सरा का। हुँ। और कहते हैं कि बड़ा उस दौर में खूबसूरत ख्वाजा सरा हुआ करता था। चले गए।
कुछ दोस्त 2-3 लिए साथ, उनको उनको बताया कि यार असल बात ये है, उनकी बर्थडे पार्टी है और उस पार्टी में हमें पता लग जाए कि पार्टी है कहाँ पे। हम बाज़ार हुसैन चले गए, मैं, लक्की और एक फ़ोटोग्राफ़र था हमारे साथ, वहाँ चले गए हम। जाके हम, अब वो जो घर था जहाँ से उन्होंने निकलना था ना, उसके सामने जाके हम किसी होटल पे बैठ गए वहाँ पे। वो हमारे सामने निकले, रिक्शे में बैठे, रिक्शे में बैठ के स्टेशन वाली साइड पर ना चले। हम मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिलों पे आहिस्ता-आहिस्ता वो जाके रुके, एक कोई लोहे का गोदाम था, वहाँ पर चले गए। अंदर गोदाम में वो बड़ा गेट लगा हुआ था, तो बाहर से नज़र आ रहा था कि अंदर रोशनियाँ-वोशनियाँ ना, मतलब बड़ा अरेंज किया हुआ था। अच्छा, हम पीछे ही चले गए, जाके मैं और लक्की बैठ गए। फ़ोटोग्राफ़र को इशारा किया कि भई तू ज़रा तस्वीरें-वस्वीरें बना। अच्छा, आप यकीन करें, हम अंदर गए हैं ना, हमने जो अंदर लोगों को और ख्वाजा सराओं को देखा है ना, यार तारिक साहब मैं आपको क्या बताऊँ कि ख़वातीन क्या खूबसूरत होंगी जो वो ख्वाजा सरा खूबसूरत थे। ख़वातीन क्या ड्रेसिंग करती होंगी जो उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी। ख़वातीन का मेकअप, उनके ज्वेलरी, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, यार आप, मैं समझता हूँ कि वो ख़वातीन से को बढ़-चढ़ के तैयार हुई थी। यानी इतना को जगमग वो लाइटिंग में हो रही थी। ऐसे-ऐसे क्लास के उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए थे, ज्वेलरी पहनी हुई थी, मेकअप किया हुआ था और उनके जो थे ना, वो क्या कहते हैं, तमाशाई चाहने वाले। तमाशाई जो थे, उनके चाहने वाले जो थे, हाँ, उनके जो परस्तार थे, हाँ। यार वो इतने-इतने डंडों वाले, ऐसे मतलब कि बॉडी बिल्डर टाइप नहीं होते, वो इस तरह के थे। अच्छा, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो फ़ोटोग्राफ़र तस्वीरें इधर से भी ले रहा है, उधर से भी ले रहा है, उधर से भी ले रहा है। अच्छा, इतने में वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने कहा, "यार कौन बंदे ने, इन्होंने तो असीं जानते भी नहीं।" तो ख़ैर मेरे और उसके लकी के पीछे आके ना 2-3 लोग खड़े हो खड़े गए हो गए, और उसको फ़ोटोग्राफ़र को ना पकड़ के पकड़ लिया। ले आए। हाँ बई, तुसीं कित्थे? मैं कहा, कुछ नहीं यार, असीं जर्नलिस्ट हैगे ਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। हाँ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਡੰਡ ਵਾਲੇ, मैं है लक्की मैनू कवे, मैं कहा ते साडा लबड़ा भी खुश नहीं। खैर, इस चीज़ का डर खौफ तो कोई हुआ नहीं करता था, खबरें की प्रैक्टिस थी हमारी। तो लेकिन अब वो हुआ ये कि वो उस पार्टी में ना कुछ 2 लड़के ऐसे थे कि वो जो मेरा कुलीग था ना लक्की, उनकी उसके साथ मुखालफत थी। इब्राहिम लक्की का ना अनफॉर्चुनेटली भाई मर्डर हो गया हुआ था एक। तो वो लोग थे जिनके साथ उनकी मुखालफत थी। अब उसने लक्की ने मुझे कहा कि यार ये तो काम ख़राब हो गया। वो समझेंगे कि हम उनकी वजह से आए हैं। तो काम ख़राब हो गया, तो मैं कहा क्या हुआ? कहंदा यार वो मेरा भरा मर्डर होया ना एल मुंडे ने। मैं कहा अच्छा, चल कोई नहीं। मैं कहा खैर मैंने उनको देखा, मैं कहा यार तुसी नहीं चाहते कोई कवरेज करनी, तुसी बेफिक्र रहो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ नहीं। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ, ਉਹ ਲੱਕੀ के जो मुखालफिन थे। मैं कहा सब जानते ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ उन्होंने ना थ्रेट किया, उनका देख लवो भाईजान, जे ये फोटोआं या इस बर्थडे ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਧਰੇ ਛਪੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ है ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪਾਸੇ शुरू हो जाना है। मैंने खैर उनको कहा, फिर मैंने लक्की को देखा, मैं कहा नहीं यार तू बेफिक्र है, इस मामले में तो कुछ नहीं होता, हम मैनेज कर लेते हैं। वो खैर बाहर आए, फोटोग्राफर को आके यार इसमें से रील निकालता हूँ। ब्लैक एंड वाइट होता था अपना, 36 रीलें होती थी मैनुअल उसमें, सिस्टम होता था सारा, अपना डार्क रूम ऑफिस में ही बना होता था। मैंने उससे रील ले ली, तो मैंने कहा यार, वो कहते हैं कि जी अब जाके वो जो मालिक साहब हैं हमारे, उनको क्या हमने जवाब देना है, उनको क्या कहना है। उसको फोटोग्राफर को भी समझाया, उसको सारी बात बताई कि यार ये मामला है, और अगर कोई पूछे तेरे से डिस्कस होना तो कह जी असी बड़ा तलाश किया, सानू नहीं पता बर्थडे हुई कित्थे च, बस इस तो इलावा होर फालतू गल नहीं करनी। कहना जी असी बाजारे हुसन भी गए हैं, असी मिसरी शाह भी गए हैं, शाद बाग भी गए हैं, पता लगा, अपनी चोरी लेकिन साढ़े को छुड़ाओ। ट्रेस नहीं होया, बस इस तो इलावा और कोई गल नहीं। वो मेहरबानी उस फोटोग्राफर की भी, उसने भी हमारा साथ दिया। तो ये इस तरह से मामला। तो मैं, आपने बताया ना ख्वाजा सराओं की बात की आपने, ट्रांसजेंडर्स की, मैं ऐसी ऐसी जात के यार, मतलब कि बंदा को ख़वातीन को भूल जाए, तो मुझे वो बर्थडे पार्टी अब भी मुझे याद आती है कि यार शायद लोग जो हैं, जो शौकीन हैं इनके ट्रांसजेंडर्स के, शायद उनकी वजह जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो इस कदर खूबसूरत और इस कदर मतलब कि उनका हुस्न उनका हुस्न जस्टिफाइड है। तो वो पार्टी देख के मुझे किस तरह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर इजहार ज़रूर कीजिएगा।